हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी महिला सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक की जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसके लिए आवेदन यानी फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो गए हैं 9 जनवरी से। इसी के बारे में हम थोड़ा बात करने वाले हैं कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कितनी उम्र सीमा आयु सीमा उसके लिए है और योग्यताएं और डॉक्यूमेंट साथ में आपको क्या क्या रखने चाहिए आपके साथ में। स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहले बात करें हम संचालनालय महिला और बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जो है ये महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा 2024 एक्चुअली में 2025 को ये आयोजित हो रही है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म डलना। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 23 जनवरी है। ठीक है, यहां पर आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि हो जाए, वैसे कोशिश कीजिएगा कि कोई त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई आवेदन पत्र भरते समय, फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए संशोधन करने की भी तिथि दी गई है जो कि 9 जनवरी से ही है। और संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो 28 जनवरी है। यहाँ पर परीक्षा दिनांक और दिन जैसा कि पहले से डिसाइडेड था 28 फरवरी से है। हम देखेंगे अभी इसका क्या है। परीक्षा शुल्क जो है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और जो कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, इनके लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपए जो रहेगा ये परीक्षा शुल्क है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसमें बैकलॉग क्या है, सीधी भर्ती क्या है, इनके बारे में। परीक्षा का नाम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 कब से स्टार्ट हो रही है? 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी, मतलब अगला महीने से स्टार्ट होने वाली है। परीक्षा जो है तो 2 पालियों में होंगी। पहली पाली जो है वो लगभग 9 से 12 समय तक चलेगी। इसके लिए आपको 7 बजे रिपोर्टिंग समय है, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर काफी सारी प्रोसेस रहेंगी। आपका बायोमेट्रिक जो है वो डिटर्मिनेशन होगा, आधार कार्ड के थ्रू पूरा थंब मैच करेंगे जो है वो पूरा एक बायोमेट्रिक उसमें प्रोसेस होगी। इसके लिए आपको समय लगेगा। तो 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से मतलब 10 मिनट का समय दिया है और 9 बजे जो है वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड पाली जो है उसमें भी इसी प्रकार की प्रोसेस रहेगी, जो कि 2:30 से लेकर 5:30 मतलब 3 घंटे का जो है पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए टिप्पणियां, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यहाँ पर आधार कार्ड आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी है, पंजीयन अनिवार्य है। और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाना आपको अनिवार्य रहेगा। आपका जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। आईडी कार्ड में क्या क्या चल सकता है, तो आपका मतदाता पहचान पत्र मतलब वोटर आईडी चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चल सकता है। अगर आप इन सबके जैसे आप वोटर आईडी साथ में लेकर जा रहे हैं, तो वोटर आईडी के अलावा आपको आधार कार्ड तो लेकर ही जाना पड़ेगा। आधार कार्ड चाहे अगर आप एक कोई सा ओरिजिनल आईडी लेकर जा रहे हैं आधार कार्ड को छोड़कर, तो फिर आप आधार कार्ड डुप्लीकेट भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना पड़ेगा। केवल आप आधार कार्ड को लेकर जा रहे हैं उसके आईडी के रूप में भी, तो वो आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरा आईडी लेकर जा रहे हैं, वोटर आईडी या पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं, तो आप फिर आधार कार्ड की फोटो भी ले आ सकते हैं, फोटोकॉपी भी चल जाएगी यहां पर। ठीक है, तो अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त, मूल परिचय पत्र मतलब ये वाले परिचय पत्र, इनके अतिरिक्त आपको अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार नंबर भी चलेगा और आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। सब चीजें जो है हम जनरली पेपर देते हैं, हमको पता ही रहती है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना पड़ेगा, काला जो पेन आता है वो लेकर जाना पड़ेगा। साथ में अपना प्रवेश पत्र लाना है। ये सब चीजें हमें पता रहता है, जनरली नॉर्मल चीजें हैं। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करवाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर जीवित पंजीयन रोजगार कार्यालय में ये अनिवार्य है, ये आपको लगना ही है डॉक्यूमेंट जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तब। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड आपको लेकर जाना है पहला, दूसरा आपको रोजगार पंजीयन लेकर जाना है। ये 2 चीज हमको अभी देखने को मिली। अभी हम देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीजें हमें लगने वाली हैं। तो आगे जो है हमें सीधे चलते हम जंप करते हैं स्लाइड्स के ऊपर कि हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। देखिए पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, साथ में क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर सीमित वर्ड लिखा हुआ है। सीमित मतलब ये केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीमित है, मतलब एक तरीके से रिजर्व मान के चलिए आप, सीमित है।
सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल उच्चतर से लगभग 10+2 चाहिए, मतलब 12वीं जो है कक्षा में उत्तीर्ण, और साथ में आपको 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु, मतलब यहां पर जो पोस्ट है वो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही भर सकते हैं, और साथ में उनको 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यह महिला बाल विकास विभाग जो है वो लिख कर देगा, बताएगा कि हाँ इनको है 5 वर्ष का अनुभव है। और ये गणना कब से होगी, ये गणना होगी, अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। मतलब आप कब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपने कब से ज्वाइन किया है और कब आप फॉर्म भर रहे हैं, उसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जारी होगी। आपने फॉर्म कभी भरा हो, लेकिन अंतिम तिथि तक ये डेट जनगणना की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। इसके अंतर्गत, सीमित के अंतर्गत, मतलब रिजर्व, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिजर्व है। और अगर बात करें खुली सीधी भर्ती है, तो खुली मतलब ये ओपन है, ये सबके लिए है, ये सीमित नहीं है, ये ओपन है, अनरिजर्व मान के चलिए, ये सबके लिए है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको स्नातक की उपाधि। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, कोई सा भी फील्ड हो सकता है, बीए, बीकॉम या फिर साइंस बैकग्राउंड से बीएससी, किसी भी क्षेत्र में आपने स्नातक की उपाधि ली हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर ग्रेजुएट की मतलब डिग्री होना चाहिए हमारे पास खुली सीधी भर्ती हेतु। और जो आंगनबाड़ी में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, जो सीमित पोस्ट पर भरने वाले हैं सीमित सीधी के लिए, उनके लिए 12th उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट है, एक सीमित भर्ती के लिए, वो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर सकते हैं, उनके लिए है 12th, साथ में 5 साल का अनुभव। और दूसरा जो है वो ओपन कंपटीशन, सभी के लिए खुली प्रतियोगी है वो, उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहां पर हमें देख रहा है। साथ में अगर खुली सीधी भर्ती हेतु महिला बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक, अगर कोई संविदा कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर रहा है तो उसे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रत्येक कार्यवर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक, यानी हर साल उसको कार्यवर्ष पूर्ण करने, कार्यवर्ष की गणना कैसे होगी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो एक कार्यवर्ष पूरा करने के लिए उसको 4 अंक मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ऐसा केवल 5 कार्यवर्ष के लिए हो सकता है, मतलब अधिकतम जो है वो 20 अंक। जैसे आपने मान लीजिए 3 साल काम किया है संविदात्मक पर्यवेक्षक के रूप में, 3 साल काम किया है तो कितने अंक हो गए, पर ईयर 4 नंबर के हिसाब से आपको 12 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन अगर आपने 6 साल मान लीजिए काम कर लिया, तो यहां पर 6 पर कार्यवर्ष 4 अंक के हिसाब से होता है, 6 × 4 24, तो नहीं, आपको 24 नहीं मिलेंगे। यहां पर अधिकतम अंक जो है वो 20 अंक दिए गए हैं। चाहे आपने 10 साल ही काम किया हो संविदात्मक के रूप में, आपको 40 नंबर नहीं मिलेंगे 4 अंक के हिसाब से, पर ईयर 4 अंक, 4 नंबर नहीं, 40 नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको मात्र 20 नंबर। तो प्रत्येक कार्यवर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक और उसके लिए अधिकतम 20 अंक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके साथ ही अगर हम देखें और आगे, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए आयु सीमा जो है वो 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना कि हम 1 जनवरी 2025 को कितने साल के हैं, नहीं, फॉर्म भले ही 2025 में आया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है 2024 का है, तो आपकी आयु की जनगणना, आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। पिछले साल को आप कितने साल के थे, तो इसमें लिमिट भी हम देखेंगे, अभी 18 से 40 वर्ष की है, तो आप 40 वर्ष के अगर हो रहे हैं 2024 में, 25 के हिसाब से मत काउंट कीजिएगा इसको, 2024 के अकॉर्डिंग में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, यहां पर आयु सीमा कितनी है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 साल है सबके लिए मान के चलिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं आदि के लिए। ठीक है, तो यहां पर जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मान के चलिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी जितने भी अनरिजर्व हैं उनके लिए 18 से 40 साल है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का और छूट मिली हुई है, तो 18 से 45 हो जाती है उनके लिए उम्र सीमा। तो अब देखिए यहाँ पर 40 साल की आप गणना कब करेंगे, आप 1 जनवरी 2024 को कितने साल के थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यही बात 18 साल वालों के लिए भी लागू होती है। 1 जनवरी 2024 को अगर आप 17 साल के थे और 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के हो रहे हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये गणना जो है वो 2024 के अकॉर्डिंग हुई है। चलिए, इसके साथ में आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, आपको बता चुका हूं मैं, रोजगार कार्यालय में पंजीयन आपका आवश्यक है। और साथ में आंगनबाड़ी, देखिए यहां पर एक और ट्विस्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मतलब सीमित वाले पे फॉर्म भर रहे हैं, सीमित वाले मतलब जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,
तो उनके लिए क्या है, उनके लिए रोजगार कार्यालय के अंतर्गत पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। तो जो अनरिजर्व वाले हैं, मतलब जो सीधी भर्ती में भरने वाले हैं, उनके लिए रोजगार पंजीयन कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन जो ऑलरेडी महिला कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी में, वो अगर फॉर्म भर रहे हैं, सीमित भर्ती के ऊपर भर रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी छूट वगैरह ये तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 5 साल की छूट रहेगी। अधिकतम जो छूट है वो 5 साल की ही रहेगी, मतलब 45 वर्ष ही रहेगी, उसके ऊपर सीमित लिमिट नहीं रहेगी उम्र सीमा की। अब अगर अपन चले सीधे जंप करें इसकी और क्राइटेरियाज के ऊपर, मतलब इसके कितनी पोस्ट है, पोस्ट का विवरण। तो पहला देखते हैं पद कोड 1। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जब भी फॉर्म फिल करें, तो ये पद कोड भी यानी पोस्ट का कोड 01, 01, 02, 03, 05, 04, 05 ये पोस्ट के कोड है। इनके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जैसे ही आप पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे आपके सामने चीजें जो है वो ओपन हो जाएंगे कि आप किस लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो जरा सी मिस्टेक यहाँ पर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी, तो ध्यान से भरिएगा। पोस्ट कोड 1 ये क्या है, ये है बैकलॉग भर्ती के लिए, बैकलॉग भर्ती के लिए, और साथ में किन के लिए है, सीमित सीधी भर्ती के लिए। सीमित मतलब ये रिजर्व है किन के लिए, महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनके लिए। और बैकलॉग मतलब ये पोस्ट जो है वो पिछले जो वैकेंसी आई थी 2017 में वो खाली रह गई थी। बैकलॉग मतलब होता है कि जो पिछले लॉग रह गया, बैक मतलब होता है पिछला और लॉग मतलब बचा हुआ, तो जो पिछला बचा हुआ है उसको इस साल लेके आ जाओ। ठीक है, तो बैकलॉग जो पिछले 2017 में एग्जाम हुई थी उसमें कुछ पोस्ट रह गई थी, छूट गई थी, किसी कारणवश हो जाता है, किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किया होगा, या किसी ने मतलब किसी का सिलेक्शन हो गया होगा, या दूसरी पोस्ट में भी सिलेक्ट हो गया तो उस पोस्ट पर चला गया, इस पोस्ट को छोड़ दिया हो, तो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इतनी पोस्ट जो है लगभग 10 पोस्ट जो है वो खाली रह गई थी पिछले बार, तो उसको अब इस बार लेके आए हैं, ये कहलाती है बैकलॉग। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है, तो सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टोटल 10 पोस्ट है। इसी प्रकार से देखें अगर हम खुली सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए, यहां पर टोटल 9 पोस्ट है। ठीक है, क्राइटेरिया वही रहेगा, अगर आप सीमित के अंतर्गत भर रहे हैं तो 12वीं और साथ में 5 साल का अनुभव। आप खुली के अंतर्गत भर रहे हैं तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन, और अगर आपने कार्य किया हुआ संविदा के रूप में तो पर ईयर के हिसाब से आपको 4 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20 अंक का। चलिए ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु, ये केवल महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तो टोटल 321 पोस्ट है, 321 पोस्ट है महिलाओं के लिए। इसमें आप देख लीजिएगा अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी। देखिए ओबीसी में जो 87-13% का फॉर्मूला है वो यहां पर लगाया हुआ है, 87-13% का फॉर्मूला। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल गया तो वो यहां पर आ जाएगा, मतलब ओबीसी के लिए 42 पोस्ट, अगर वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने लंबित मामला है कि क्या होगा, उसके लिए पोस्ट किसको मिलेगी, या वो ओबीसी को मिलेंगी वो पोस्ट बची हुई है, या फिर वो मिलेंगी अनरिजर्व को। तो ये 42 सीटें जो हैं, अगर ओबीसी के हक में फैसला चला गया तो ये 42 सीटें यहां जुड़ जाएंगी, और अगर अनारक्षित में चला गया तो ये यहां जुड़ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो टोटल कितनी है, 279 पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग, और बाकी 42 जो है वो उस पर रिजल्ट अभी होल्ड रहेगा 13%, तो टोटल कितनी हो गई 321। रिजल्ट जारी होगा 289 के ऊपर, 279 के ऊपर। खुली सीधी भर्ती के लिए यहां पर भी आप देख लीजिएगा, रिजर्व अनरिजर्व सबके दिया हुआ है, कितनी कितनी पोस्ट है, टोटल 288 पोस्ट है। ये किनके लिए है, खुली सीधी भर्ती केवल महिलाओं के लिए, अभी बात केवल महिलाओं की चल रही है। यहां पर पुरुषों के लिए भी वैकेंसियां थोड़ी हमको देखने को मिलेंगी। कितनी है यहां पर, टोटल 288 है, जिसमें से वही 87-13 का फॉर्मूला यहां पर भी चलेगा। यह आ गया 87-13 का फॉर्मूला। ठीक है, 13% जो पद है वो या तो मिलेंगे ओबीसी को या मिलेंगे अनरिजर्व को। अगर ओबीसी को मिल गए तो 14 पोस्ट इसमें और जुड़ जाएंगी, अगर अनरिजर्व को मिल गए तो 14 पोस्ट यहां पर जुड़ जाएगी। वो 13% का जो फैसला है वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने लंबित है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग पोस्ट है। तो अभी टोटल कितनी पोस्ट आई है खुली प्रतियोगी के लिए, खुली मतलब ओपन सब के लिए, वो 288 है, लेकिन रिजल्ट जारी होगा 251 के ऊपर, मतलब जो 37 पोस्ट है ये होल्ड है। ये कब आएंगी, ये जब उच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसके बाद। ठीक है, ये कौन कौन से कोड है ध्यान रखिएगा आप, ये कोड में आपको बताना थोड़ा सा रह गया है। कोड जो 01 वाला था वो बैकलॉग के लिए है, 02 जो है ये खुली सीधी भर्ती बैकलॉग, ये भी
03 जो है ये केवल महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, 04 जो है ये ओपन सभी के लिए है, 05 जो अब आने वाला है ये हम देख रहे हैं पुरुषों के लिए। इस बार क्या किया है, इस बार पुरुषों के लिए भी महिला सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली गई है और यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, नोट, पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वन आच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जो भेद्यता है, जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है, वहां पर महिलाओं को नहीं, वहां पर पुरुषों को नियुक्त किया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं, अगर ध्यान रखिएगा, आपको ऐसी जगह पर नियुक्त करेंगे, पहाड़ी, दुर्गम और वन आच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। कितनी पोस्ट है इनके लिए, पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए इस बार देखिएगा आप टोटल 32 पोस्टें हैं और उसमें भी अगर देखें हम लोग तो 13% का मामला यहां पर भी फंसेगा, क्योंकि 13% यहां पर भी अभी बात करते हैं इसके बारे में हम। पुरुषों के लिए क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए। साथ में अगर किसी नियमित उसने कार्य किया है, समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले, इनके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा। इनके लिए क्या हुआ था, एक्चुअली में टोटल लगभग 640-650 के आसपास पोस्ट थी। उसमें से क्या हुआ, उसमें से 50% जो पोस्ट है, 50% पोस्ट रिजर्व कर दी गई महिलाओं के लिए। महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए 50% पोस्ट जो है रिजर्व कर दी गई। 50% पोस्ट जो है वो ओपन रखी गई। ओपन मतलब उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब उस 50% में से 90% पोस्ट महिलाओं को दी गई, 10% पोस्ट जो है वो पुरुषों को दी गई। इस प्रकार से इस बार कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है। अगर मान लीजिए 100 पोस्ट होती, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 100 पोस्ट टोटल इनके पास में है, महिला बाल विकास विभाग के पास में टोटल 100 पोस्ट है, तो 50 पोस्ट तो उन्होंने दे दी कि ये आंगनवाड़ी वाले ही भरेंगे, केवल उनको बेनिफिट मिलेगा काम करने का। 50 पोस्ट दे दी कि भैया ये ओपन, इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, खुला है ये इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब वो 50 में से क्या करा, जो 45 पोस्ट है वो केवल महिलाओं के लिए, 5 पोस्ट जो है ये पुरुषों के लिए। इस प्रकार से इस बार डिवाइडेशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो पुरुषों को भी इस बार थोड़ा सा मिल गया। यहां पर देखिए टोटल जो है पुरुषों के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल 32 पोस्ट है, लेकिन जो रिजल्ट जारी होगा वो रिजल्ट जारी होगा 28 पोस्ट के ऊपर, क्योंकि जो 4 पोस्ट है ये आ रही है 13% पे। और ये माननीय उच्च न्यायालय में बार बार रिपीट कर रहा हूं, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 4 पोस्ट के ऊपर रिजल्ट जारी होगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अभी फिलहाल 28 पे होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें इसके बारे में, और क्या क्या चीजें हमको रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या क्या लगेंगे चीजें, सीधे हम जंप करते हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखिए, आपको आवेदन ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र ही करना है, ऑफलाइन इसमें कोई रोल नहीं है। आप एसबीआई की साइट पे कोई डॉक्यूमेंटेशन मत करना कि हमारा सीधे पत्र व्यवहार वगैरह है, हम उसको सीधे फॉर्म भर के भेज रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, तो सबसे पहले आपका चाहिए कलर फोटो, उसके साथ में हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि। स्वयं की हस्तलिपि मतलब खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक पैराग्राफ, वो भी जनरली आपको दे देंगे कियोस्क वाले। और कोशिश कीजिएगा एमपी ऑनलाइन सेंटर पर ही जाके फॉर्म भरिए। ठीक है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करके रखना पड़ेगा। ये सब स्कैनिंग लगेगा आपको, स्कैन डॉक्यूमेंट सारे स्कैन, ये भी स्कैन, सब स्कैन अटैच करना पड़ेगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जनरली 10th की मार्कशीट होती है, हमारे मध्य प्रदेश में 10th की मार्कशीट काउंट होती है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन किसी के अगर 8वीं में भी हो, 12वीं में भी हो तो वो भी चलेगा। उसका स्कैन आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके देना पड़ेगा। अगर आप ST SC रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये भी संलग्न अटैच करना पड़ेगा आपके फॉर्म भरते समय, ये भी चाहिए आपको। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो दिव्यांग कैटेगरी के साथ में आपको विकलांग प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा, ओरिजिनल सब लगेगा यहाँ पर। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको फिर से प्रमाण पत्र, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हम इस कैटेगरी में आते हैं। साथ में अगर संविदा कर्मचारी हैं आप तो आपको स्वप्रमाणित, मतलब खुद से प्रमाणित प्रमाण पत्र एक बताना पड़ेगा कि हम स्वप्रमाणित, आगे प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है इसमें, खुद से लिखकर बताना पड़ेगा। ठीक है, फोटो, देखिए आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आप फोटोग्राफ अटैच करने वाले हैं वो अटैच जो है वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जनवरी में अभी हम फॉर्म भर रहे हैं तो 3 माह मतलब अक्टूबर के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो कोशिश कीजिएगा दिसंबर या फिर अभी लेटेस्ट में खिंचवा लीजिएगा इसको फोटोग्राफ, या आपके पास 3 महीने पुराना है चलेगा, लेकिन उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फोटो जो आपका होगा कलर फोटो, उसके ऊपर आपका नाम और साथ में दिनांक,
किस दिनांक को फोटो खिंचवाया था, साथ में आवेदक का नाम, जो आप फॉर्म में भरने वाले हैं वही फोटोग्राफ के ऊपर होना चाहिए नाम। अगर आप जैसा आप फोटो खिंचवा रहे हैं फिर आपको वैसे ही उपस्थित होना पड़ेगा। अगर आप दाढ़ी रखते हैं, क्लीन शेव रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ठीक है, चश्मा अगर आप उपयोग करते हैं तो चश्मा भी पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको चश्मा पहन के जाना पड़ेगा। हाँ, जो काले चश्मे होते हैं, काले चश्मे जो रहते हैं, जो धूप के चश्मे रहते हैं, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खिंचवाना, फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ में ये 5-5 फोटो की प्रतियां सुरक्षित रखिए, क्योंकि सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगी चीजें। ठीक है, किसी प्रकार का फोटो मिसमैच होने पर आपका जो आवेदन पत्र है वो अमान्य कर दिए जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कुछ दिशा निर्देश, बाकी ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन भरना है, या आप अगर खुद भी भर रहे हैं तो इस पे जाकर आप देख सकते हैं। बाकी एक बार हम अगर देखें थोड़ा सा इसमें कहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर जो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, मतलब क्रमशः प्राय बड़े बड़े शहरों में है, और पूरा मध्य प्रदेश का जो रीजन है वो कवर हो गया है। तो आप जिस भी लोकेशन में आते हैं उसके पास का आप सेंटर जो है वो भर सकते हैं। यात्रा वगैरह भत्ता जो है मिलेगा, उसके लिए आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अपना व्यय का फॉर्म और साथ में रिजर्व कैटेगरी का प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर अगर हम पाठ्यक्रम देखें, सिलेबस देखें, तो सिलेबस जो है वो हायर सेकेंडरी स्तर तक का है, मतलब 12th तक का सिलेबस रहेगा। पहला जो खंड है वो पोषण स्वास्थ्य का है, न्यूट्रिशन और हेल्थ का है। इसके टोटल अंक रहेंगे 55, और ये डिटेल्स सिलेबस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 7 यूनिट है, सबके अंदर यूनिट वाइज भी कैटेगरी बताई हुई है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल एक जो खंड है उससे 55 क्वेश्चन आएंगे न्यूट्रिशन और हेल्थ, मतलब पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर। दूसरा जो होगा वो जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, मतलब मेंटल एबिलिटी का होगा। इसमें भी टोटल 55 क्वेश्चन, मतलब 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें यूनिट दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवीं यूनिट जो है वो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की है, और 5वीं जो है वो मैथ्स की है, 4थी जो है गणित की है। बाकी सामान्य अध्ययन, इसमें बायोलॉजी वगैरह थोड़ा दिया हुआ है। इसमें से 55 क्वेश्चन आने की संभावना क्या पूरे आएंगे। जो तृतीय खंड है, मतलब तीसरा जो पार्ट है वो प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजमेंट के संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे मैनेजमेंट के। और चतुर्थ खंड यानी जो चौथा पार्ट रहेगा वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल यानी प्री नेटल जो है केयर, और साथ में एजुकेशन, इनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। अंक रहेंगे 45। अगर इनको काउंट करें तो टोटल हो जाएगा 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और ये सीधी भर्ती स्नातक के स्तर पर, ये भी वही है पूरा पाठ्यक्रम, ये स्नातक स्तर का रहेगा। देखिए, जो महिला पर्यवेक्षक का रहेगा वो हायर सेकेंडरी, क्योंकि आपके लिए जो पात्रता है वो हायर सेकेंडरी लेवल की है। सीमित सीधी भर्ती के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हायर सेकेंडरी लेवल का, मतलब 12th लेवल का। और जो खुले में भर रहे हैं, मतलब ओपन कंपटीशन में भर रहे हैं, सीधी भर्ती भर रहे हैं, उनके लिए स्नातक स्तर का ग्रेजुएट लेवल का पूछेंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएट लेवल ही कवर फॉर्म में सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल का पूछेंगे, सेम बाकी चीजें वही रहेंगी। थोड़ा सा लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पर, बाकी पूरा सिलेबस वही है, लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बाकी ये भुगतान प्राप्त करने के लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यात्रा जो भत्ता है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप स्वयं के बैंक खाते का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय ही, और साथ में बकायदा वहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर भी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने महिला सुपरवाइजर, जो महिला और बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत पोस्ट आई है, उनके बारे में जाना। तो एग्जाम के फॉर्म जो है वो सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं। कोशिश कीजिएगा किसी प्रकार की गलती ना हो, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं वो जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, क्योंकि उनको ही स्कैन करके आपको अटैच करना पड़ेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही फिल करिए, ध्यान से फिल करिए, ताकि कोई त्रुटि की संभावना ना हो। फोटोज वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो जो है आपके पास 4 से 5 प्रतियां उसकी रिजर्व होना चाहिए, ताकि सिलेक्शन के बाद आपके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मदद साबित करेंगे। चलिए, इस प्रकार से महिला सुपरवाइजर का हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सिलेबस वगैरह इनको डिकोड करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला सुपरवाइजर पोस्ट आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।